दिस इज़ लेक्चर 5 ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेस, स्ट्रेन, कर्व, ये सारी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सारी इंपॉर्टेंट बातें कर ली थी. ठीक है, तो ये जो चैप्टर का जो फाउंडेशन था दैट वाज ऑन इलास्टिसिटी. हमने इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी इन द फर्स्ट लेक्चर. सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी इन रियल लाइफ, वो हम सब पढ़ेंगे. ठीक है, इन प्रैक्टिकल लाइफ we'll be discussing about 3 applications. ठीक है, एक होगा कि ब्रिजेस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, दूसरा होगा कि जो हाइट ऑफ द माउंटेन्स हैं वो कितनी मैक्सिमम पॉसिबल है एंड उसका रीज़न इज ऑल्सो इलास्टिसिटी. एंड द थर्ड इज़ कि जब हम क्रेन्स वगैरह यूज़ करते हैं टू लिफ्ट द लोड, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो रोप या जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं टू लिफ्ट द लोड उसका रेडियस कितना होगा. तो ये तीनों चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हम क्रेन्स वाला करेंगे. क्रेन्स यूज टू लिफ्ट लोड्स यूज रोप्स दैट आर डिजाइंड सो दैट द स्ट्रेस ड्यू टू मैक्सिमम लोड डजंट एक्सीड द ब्रेकिंग स्ट्रेस. ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? बेसिकली वो स्ट्रेस कि इसके बाद अब तुम्हारी वायर टूट जाएगी. तो जब आप क्रेन से किसी चीज़ को उठा रहे हो तो यू विल ऑब्वियसली मेक श्योर दैट द वायर डजंट ब्रेक. ऑलराइट, तो आपको वही फाइंड आउट करना है कि आपको पता होगा कि मैक्सिमम आपको कितना लोड उठाना है, कि उससे कार्स उठानी है, बाइक्स उठानी कितना. तो यू विल हैव दैट आइडिया या द पीपल कंसर्न्ड विल हैव दैट आइडिया कि कितना मैक्सिमम लोड उठाना है. तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रोप्स डिज़ाइन करवाएंगे कि हाँ इतना स्ट्रेस ये झेल सकती है, रस्सी टूटेगी नहीं उठाते हुए इन चीज़ों को. समझ आ गई बात? तो क्या कैसे करते हैं डिसाइड? हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स अपॉन एरिया. आपको क्या निकालना है? यू नीड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द वायर, मतलब बेसिकली एरिया निकालना है ना. तो एरिया क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स अपॉन मैक्सिमम स्ट्रेस. अब देखो ये दोनों चीज़ें पता होंगी आपको. मैक्सिमम फोर्स मतलब जो ऑब्जेक्ट आप उठा रहे हो, बीट कार और बाइक, एनी व्हीकल, उसका मास आपको पता होगा, वही उसका मास ही तो फोर्स लगा रहा होगा. ठीक है, एंड स्ट्रेस जो आप वायर यूज़ कर रहे हो, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, उसका आपको पता होगा कि वो कितना स्ट्रेस झेल सकती है. उसके अकॉर्डिंग आप एरिया निकाल लोगे. एरिया निकल जाएगा मतलब रेडियस भी निकल जाएगा. हेंस डन. समझ आया? ठीक है. फिर दूसरा है ब्रिजेस वगैरह कैसे डिज़ाइन करते हैं. तो स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिजेस एंड टॉल बिल्डिंग्स दैट हैव टू सपोर्ट स्टैटिक और डायनामिक लोड्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग पिलर्स एंड बीम्स टू सपोर्ट देम. आपने देखा होगा जब भी कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उस पर ऐसे बीम यानी ऐसे सपोर्ट होता है नीचे. ठीक है, और बीच में इस तरीके से ब्रिज होता है और नीचे सपोर्ट होता है. ठीक है, तो इन चीज़ों को बीम बोलते हैं. तो कितना चौड़ा बीम यूज़ करना है, कितना लेंथ यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमको इलास्टिसिटी से ही पता चलती हैं. ठीक है, the beams used in the buildings of bridges have to be carefully designed so that they don't break under stress of load on them. Obviously you don't want anything to break, है ना. आप नहीं चाहते कि बीम ब्रेक करे, तो उसके लिए आपको उस तरीके से डिज़ाइन करवाना पड़ेगा. तो देखो फॉर्मूला क्या निकालते हैं हम, किस तरीके से निकालते हैं. कंसिडर अ बीम रेस्टिंग एट बोथ एंड्स सब्जेक्टेड टू अ लोड W at its midpoint. The beam has length L, width B and thickness. In this process, the upper surface is compressed whereas the lower surface is extended. The beam will bend due to the load. पिक्चर दिखाती हूँ मैं. तो देखो ये आपका फिगर है. ठीक है, ये आपका नॉर्मल इस तरीके से होनी चाहिए कोई चीज़. ये लेंथ L है, ये जो बीम है ये लेंथ L की है, इसका जो डेप्थ है दैट इज़ D एंड इसकी ब्रेड्थ इज़ B. ओके, अब देखो इस पर ये लोड है W का जिसको इससे सपोर्ट करना है. अब अगर लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये जो चीज़ है इट विल बेंड लाइक दिस. इस तरीके से ये बेंड कर जाएगी. ठीक है, इस तरीके से बेंड कर जाएगी. वेट, यस, एंड यू डोंट वांट दिस थिंग टू बेंड. ओके, तो ये जो बेंडिंग है मतलब जो चेंज हुआ पोजीशन में इसके सेंटर में दैट इज गिवन बाय डेल्टा. तो हमारे पास डेल्टा का एक फॉर्मूला है. डेल्टा क्या है? बेंडिंग. ओके, सो लेट्स सी. ये जो बेंडिंग है इसका फॉर्मूला होता है WL³ अपॉन 4BD³Y. जहाँ पे W क्या है? जो लोड आपने लगाया है. L क्या है? द लेंथ ऑफ द बीम. B इज ब्रेड्थ, D इज डेप्थ एंड Y इज द यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉड्यूलस मतलब किस पे डिपेंड करेगा? मटीरियल पे. ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है, आपको बेंडिंग कम से कम करनी है. आप नहीं चाहते बेंड हो, जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग होगी. दिस इज फॉर श्योर, बट यू कैन नॉट
कॉम्प्रोमाइज इन डब्ल्यू ना, आपको तो चाहिए कि इतना लोड तो वो उठाए ही। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका जो ब्रेड्थ है वो बढ़ा सकते हो, उसका डेप्थ बढ़ा सकते हो, उसका मटेरियल ऐसा लो जिसका यंग्स मॉड्यूलस बहुत ज़्यादा हो, और उसकी लेंथ रखो छोटी। इसलिए जो सपोर्ट होता है ना, जो सपोर्ट लगा रहता है वो छोटा होता है, बहुत लंबा सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि जितना ज़्यादा सपोर्ट बढ़ाओगे, मतलब सॉरी, जितना ज़्यादा लेंथ बढ़ाओगे आपकी बेंडिंग बढ़ेगी। समझ आ गई बात? तो हमको लेंथ कम रखनी है, ब्रेड्थ और डेप्थ ज़्यादा रखनी है, यंग्स मॉड्यूलस भी ज़्यादा रखना है, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़, जो बीम यूज़ होते हैं बेसिकली वो टी शेप के होते हैं, अगर आपने देखा होगा तो। टी शेप के क्यों होते हैं, देखो जो फॉर्मूला हमने निकाला ना डेल्टा, मतलब द अमाउंट ऑफ बेंडिंग, वो तब एप्लीकेबल होता है जब आपका जो लोड है इट इज़ इन द सेंटर, वो सेंटर पे हो, सेंटर पे। लेकिन लोड ऐसा थोड़ी है कि हर जो लोड है वो सेंटर पे ही है, कभी इधर आ सकता है, कभी इधर आ सकता है। अगर कोई ब्रिज पे कोई इंसान चल रहे हैं तो आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि हमेशा बीच में रहेंगे, राइट, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। तो जब आप टी शेप बनाते हो तो उसका लोड कहीं पर भी वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट कर देता है। ये शेप इस तरीके से होता है कि पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वेट का वो कहाँ पे कर देता है, सेंटर पे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस शेप के अकॉर्डिंग ये शेप रखते हैं और डेल्टा निकाल देते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी नो, ठीक है, समझ आ गया। जो फॉर्मूला एप्लीकेबल था वो सेंटर के लिए एप्लीकेबल था। हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि लोड वेट कहीं पर भी हो वो कॉन्सेंट्रेटेड सेंटर पे होगा, तो ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ आ गई था, ठीक है। सो दैट वाज द सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ थर्ड इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ हाइट ऑफ द माउंटेन्स। वी कैन ऑल्सो अप्रोक्सीमेट द साइज ऑफ हाइट ऑफ द माउंटेन्स। आपको पता है कि हाइट कितना होता है, मैक्सिमम माउंट एवरेस्ट का होता है, माउंट एवरेस्ट का मैक्सिमम है, उससे बड़ा होता नहीं है। तो क्या इलास्टिसिटी भी इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकती है कि माउंटेन्स का वेट क्या हो, माउंटेन्स की हाइट क्या होगी। तो देखो, द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन्स ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन द shear मॉड्यूलस ऑफ रॉक्स। At base of the mountain, the stress due to all the rocks on the top should be less than the critical shear stress at which the rock begins to flow. बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो भी मैंने बोला होगा कुछ समझ नहीं आया होगा तो इसे ध्यान से समझो। जब आप रेत डालना स्टार्ट करते हो ना, धीरे धीरे रेत डालना स्टार्ट करोगे तो वो इस तरीके का एक माउंटेन की तरह शेप ले लेगी। अब आप इसमें और ज़्यादा रेत डालोगे तो होगा क्या कि ये नीचे ज़्यादा फैलेगी और इसकी हाइट कम बढ़ेगी, ठीक है, इसकी हाइट कम बढ़ेगी। अब जितना ज़्यादा डालते जाओगे ये हाइट इसकी कम बढ़ेगी, ये नीचे ज़्यादा फैलना स्टार्ट कर देगी। समझ आ गई बात? तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप बहुत बढ़ाते जाओगे ना, हाइट में चेंज आएगा ही नहीं, वो सारा का सारा इस तरीके से फैलता जाएगा। तो जो माउंटेन आपका पहले इस तरीके से बन रहा था अब वो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। समझ आ गई? मतलब जितना भी अमाउंट है वो साइड में कॉन्सेंट्रेट होगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हाइट एक टाइम के बाद रुकना बंद हो जाएगी। सो वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। जैसे सैंड के बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया वैसे ही माउंटेन्स के लिए भी होता है। तो होता क्या है, माउंटेन्स के ऊपर भी स्ट्रेस लगता है। स्ट्रेस किसका लगता है? अरे रॉक्स है ना हर जगह, तो जो अपर लेयर्स हैं वो लोअर लेयर्स पे क्या कर रही होंगी, स्ट्रेस लगा रही होंगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलरली सबकी विथस्टैंडिंग कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही विथस्टैंड कर सकती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन्स। तो देखो, इलास्टिक लिमिट ऑफ टिपिकल रॉक, जो भी रॉक से बने होते हैं माउंटेन, उनका जो इलास्टिक लिमिट होता है, जो स्ट्रेस होता है बेसिकली, कितना स्ट्रेस वो विथस्टैंड कर सकती हैं, दैट इज 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब देखो, अब क्या कर रहे हैं हम लोग फाइंड करते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अभी जो फोर्स लग रहा होगा किसकी वजह से लग रहा होगा? इसके मास की वजह से, तो mg अपॉन एरिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो मास है वो हर लेयर में अलग अलग होगा ना, इधर मास ज़्यादा होगा इधर कम होगा, तो ये मास तो हम नहीं रख सकते बिकॉज इट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डेंसिटी के टर्म्स में चेंज कर रहे हैं। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यहाँ से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली देखो क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो माउंटेन है टिपिकली हम इसे सिलेंड्रिकल कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए वी कैन राइट वॉल्यूम टू बी A इंटू H, ठीक है। तो प्रेशर क्या था? फोर्स अपॉन एरिया था। फोर्स यानी mg, और m की जगह आपने अभी निकाला इट इज़ ρAh,
तो रो ए एच इंटू जी अपॉन एरिया, एरिया से एरिया कैंसिल, तो आ गया रो एच जी। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, मैंने बताया था कि आगे पता चलेगा। सो दिस इज रो एच जी। कैसा है पता चल गया? ठीक है। नाउ आपको पता है जो इसकी इलास्टिक लिमिट है, यानी जो स्ट्रेस की लिमिट है वो 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थी, और इस पर आपने निकाल दिया कि इतना प्रेशर लग रहा है। सो यू वॉन्ट दैट प्रेशर टू बी ऑब्वियसली लेस दैन दिस क्वांटिटी। समझ आ गई बात? तो क्या यहाँ से आप h निकाल सकते हो, h विल बी लेस दैन दिस अपॉन रो जी। ठीक है। अब देखो g की वैल्यू तो 10 लोगे, रो क्या लोगे? डेंसिटी। देखो सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा ही होगी लिक्विड से, एंड लिक्विड की हमें पता है ना, वाटर की पता है, इट इज 1000 kg/m³। तो जो रो हम इधर लेंगे इट शुड बी मोर देन 1000। अब हम लोगों को कैलकुलेशन इजी करनी होती है तो हम रो अप्रॉक्सीमेटली 3000 kg/m³ ले लेते हैं। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका h जो है वो लेस देन आएगा 10⁴ मीटर, यानी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो द मैक्सिमम हाइट पॉसिबल फॉर एनी माउंटेन इज 10 किलोमीटर, एंड इन फैक्ट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट एंड इट इज 8800 मीटर, यानी 8.8 किलोमीटर। ठीक है, विच इज ऑब्वियसली लेस देन 10 किलोमीटर। All right, so these were the applications of elasticity.